अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। वाजिद सामीन हजरात, आइए सुनते हैं अतून सीरीज किस्त नंबर 87। वाजिद सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। जलजले में ही अतून दौड़कर उस तरफ गया था। जमीन का शगाफ लंबा और गहरा था। शगाफ की गहराइयां तारीकी में डूबी हुई थी और इस गहराई में संथाला की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अतून ने चिल्लाकर इसे आवाज दी। जवाब में पहाड़ की चोटी पर मजीद एक होलनाक धमाका हुआ और जमीन इतनी शिद्दत से हिली के शगाफ के किनारे तड़ाक की आवाज के साथ आपस में मिल गए। अतून पीछे की तरफ गिर पड़ा और फिर इसी हालत में देखा कि जर्द रंग का सिसकारता खोलता हुआ लावा पहाड़ की ढलान को तेजी से पीछे की तरफ धकेलता हुआ इसकी जानिब बढ़ रहा है। अतून उठा और उल्टे रुख पर दौड़ पड़ा। लावे की रफ्तार बहुत तेज हो गई थी। इसी आखिरी होलनाक धमाके ने खोलते हुए लावे का एक और सैलाब नीचे की तरफ रवाना कर दिया था। अतून छोटी सी संगलाक पहाड़ियों के दरमियान दौड़ता चला जा रहा था और लावा भी टेकरियों को अपनी बाहों में लेता बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। अतून ने पीछे घूमकर एक नजर देखा तो लावे की सुर्ख अंगारानुमा पिघलती चादर इसके बहुत करीब पहुंच गई थी। अगरचे अतून को मालूम था कि वो मर नहीं सकता, लेकिन लावे के खोलते सैलाब को देखकर एक बार इसे भी मौत से खौफ महसूस होने लगा था। अतून तेजी से दौड़कर एक टेकरी पर चढ़ गया। वो भी टेकरी की चोटी पर भी नहीं पहुंचा था कि रोंगटे खड़े कर देने वाली फुंकारे मारते इस खोलते लावे ने इस टेकरी को भी अपने आछी बाजू में ले लिया और फिर आगे निकल गया। अतून टेकरी की चोटी पर खड़े होकर सुर्ख लावे को आगे की तरफ जाते देखने लगा। लावे के पिघले हुए सैलाब में गर्दाब पड़ रहे थे और रास्ते में बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते चले जा रहे थे। आसमान पर आतिशफिशा पहाड़ का स्याह और निस्वारी धुआं बादल बनकर छा गया था और सूरज इसमें एक बेनूर सफेद आंख की तरह नजर आने लगा था। टेकरी की चोटी पर पत्थर की बड़ी बड़ी सिलें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। अतून एक सिल पर बैठकर संताला के अलमनाक इंजाम पर अफसोस करने लगा। अचानक इस पर खाकी सफेद रंग की बारिश होने लगी। यह इसी आतिशफिया पहाड़ की राख थी जो आसमान की बुलंदी में पहुंचकर बादलों से नीचे गिरना शुरू हो गई थी। यह गर्म राख थी। ये खोलते हुए लावे से कम हलाकत खेज नहीं थी। टेकरी के दामन की जानिब से खोलते लावे की बेपना तपिश भी उठ रही थी, मगर अतून पर इन दोनों चीजों का असर नहीं हो रहा था। तहम अतून ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो आतिशफिशा पहाड़ की गर्म राख में दब जाए, क्योंकि इसे मालूम था कि आतिशफिशा फटने के बाद इसकी राख देर तक गिरती रहती है और जमीन की हर शय इसमें दब जाती है। अतून गिरती राख में अपनी जगह से उठा। इसने टेकरी की चोटी पर बिखरी हुई पत्थर की चौड़ी सिलों को जोड़कर इसका एक डरबा सा बना लिया और इसमें घुसकर इसके सामने वाला हिस्सा भी एक सील से बंद कर दिया। ऑक्सीजन की इसे ऐसे मौके पर जरूरत नहीं रहती थी। वो कम से कम ऑक्सीजन में भी कई कई रोज तक होश में रह सकता था। इसके बाद वो बेहोशी की हालत में महीनों पड़ा रह सकता था। पत्थर की सिलों के डर में भी अंधेरा नहीं था, क्योंकि अतून ने सिल के ऊपर जरा सी झरी खाली रखी हुई थी। इस झरी में वो बाहर गिरती गर्म राख को देख रहा था। राख बारिश की तरह गिर रही थी। बहुत जल्द टेकरी पर राख की तह चढ़ने लगी। सूरज की धुंधली गंदगी रंग की आंख आतिशफिशा के बादलों में मगरिब की तरफ झुक गई थी। कुछ देर बाद चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। सारी रात अतून डरमे में बंद पड़ा रहा। सुबह हुई तो झरी से दिन की फीकी रोशनी अंदर आने लगी। अतून ने झरी में से बाहर झांक कर देखा। राख गिरना बंद हो गई थी, मगर टेकरी पर राख की कई फीट ऊंची तह चढ़ गई थी। अतून ने दरवाजे वाली सिल को हाथ से नीचे गिरा दिया। पत्थर की सिल राख में दब गई। गर्म राख को ऊपर वाला हिस्सा अभी तक नरम था, मगर नीचे तकरीबन 1 फीट की तह जम चुकी थी। अतून डब्बे से निकल आया। वो घुटनों तक नीम गर्म राख की तह में धंस गया। इसने इर्द गिर्द निगाह डाली। आतिशफिशा का धाना क़यामत खेज तूफान के बाद खामोश था। निशेब में लावा जम गया था, मगर इसमें से अभी तक भाप उठ रही थी। आगे जितनी टेकरियां थी, इन सब के गिर्द लावे की तह घेरा डाले हुए थी। अतून को टेकरी पर ही रुककर लावे के ठंडे होने का इंतजार करना था, क्योंकि वो लावे में उतरकर पत्थर नहीं बनना चाहता था। भूख और प्यास से बेनियाज था, चुनाचे बड़ी आसानी से वह मजीद इंतजार कर सकता था। वो वापस डरमे में आकर बैठ गया। इसे बदनसीब संथाला का ख्याल आने लगा। किस्मत ने इसका साथ न दिया और वो एक भयानक मौत का शिकार हो गई। अतून को अब पदम नाग और देवी माया का ख्याल आया, जिनके बारे में गगन मंडल के देवताओं के मुशीर नारोमणि ने कहा था कि वो इसे इस जन्म में नाग और माया के रूप में मिलेंगे। अभी तक अतून की मुलाकात अपने इन पुराने दोस्तों और हमदर्द साथियों से नहीं हुई थी। अतून को अपने पिछले जन्म की कुछ वाकयात ख्वाब की तरह याद आने लगे, लेकिन ये वाकयात धुंध की दबीज चादर में सितारों की तरह गर्दिश कर रहे थे। किसी वक्त कोई बात अचानक याद आती और फिर इसके जहन से निकल जाती। था इसको बूढ़ी कुनीस ने अरब सुदागर का भेस बदलवा कर दमिश्क जाने वाले एक काफिले के साथ रवाना कर दिया था। काफिले के अमीर को यह बताया गया था कि नौजवान अरब सुदागर अपना माल फरोख्त करके वापस दमिश्क जा रहा है और इसका नाम अलारिफ है। अमीर कारवां ने अलारिफ यानी थाइस से मुआनका भी किया था, जिस पर इसे कुछ अजीब सा लगा था कि इस नौजवान का जिस्म इतना नरम क्यों है।
इस काफिले में एक और शामी नौजवान भी सफर कर रहा था। वो भी अपना माल फरोख्त करने के बाद दमिश्क जा रहा था। काफिला काफी बड़ा था, इसमें कई ऊंट, घोड़े और खच्चर शामिल थे। दूसरी जानिब स्याह फाम काने सुदागर को जब अपनी चुहीती कनीज, जिसको अपनी बीवी बनाना चाहता था, इसके फरार का इल्म हुआ तो इसने अपने आदमी भेजकर इन ताके का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर थाइस का कोई सुराग न मिला। 2 रोज बाद इसे मालूम हुआ कि जिस रोज थाइस फरार हुई, इसी रात एक काफिला दमिश्क की तरफ रवाना हुआ था। स्याह फाम काने सुदागर ने अपने खास गुलाम को, जो अपने मालिक की खातिर अनगिनत लोगों का खून बहा चुका था और इंतहाई संगिल शख्स था, खुफिया हदायत देकर काफिले के पीछे रवाना कर दिया। इस गुलाम के साथ स्याह फाम सुदागर के 6 बॉडीगार्ड भी थे। आगे आगे थाइस का काफिला जा रहा था और इसके पीछे हबशी गुलाम और 6 बॉडीगार्ड सिपाहियों के लिबास में घोड़ों पर सवार चले आ रहे थे। इनके दरमियान 2 दिन की मुसाफत हायल थी। सफर के दौरान काफिले में शरीक शामी नौजवान ताजिर की थाइस से दोस्ती हो गई। इस दोस्ती में शामी का ज्यादा अमल दखल था। थाइस किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन इसके अलग थलग रहने की आदत से भी काफिले वालों को शक पड़ सकता था। चुनांचे इसे लामुहाला शामी की दोस्ती का जवाब अस्बात में देना पड़ा। ताहम थाइस इसके ज्यादा करीब जाने से गुरेज करती थी। एक रोज काफिले ने पड़ाव डाला तो शामी अपने दोस्त अलारिफ यानी थाइस के लिए गोश्त का भुना हुआ टुकड़ा ले आया। थाइस आखिर औरत थी, इसे बड़ी नजाकत और शाइस्तगी से खाते देखकर शामी ने जोर से इसके कंधे पर हाथ मारकर कहा, अलारिफ, तुम तो औरतों की तरह खा रहे हो। इसी दिन शाम के करीब जब काफिला कूच की तैयारियां कर रहा था, एक अजीब हादसा हो गया। शामी और थाइस खजूर के दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे कि शामी थाइस का पंजा अपने पंजे में लेकर बोला, आरिफ, आओ पंजा आजमाई करते हैं। थाइस ने इसे बहुत रोका, उसको पेश किया, मगर शामी ने जोर आजमाई शुरू कर दी। इस कश्मकश में थाइस एक तरफ को झुकी तो उसकी पगड़ी खुल गई और लंबे बाल लहराने लगे। शामी हक्का बक्का होकर जैसे सख्ते में आ गया। थाइस जल्दी सर पर दोबारा पगड़ी बांधने लगी। शामी ने हैरत से कहा, तुम औरत हो अलारिफ? थाइस का राज खुल चुका था। इसने बेहतर समझा कि शामी को एतमाद में ले लेना चाहिए। थाइस ने दूर देखा, मुसाफिर अपना अपना सामान दुरुस्त करने में लगे थे। इसने शामी को शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी दर्द भरी कहानी बयान कर दी। ये भी बताया कि हो सकता है स्याह फाम सुदागर के आदमी मेरी तलाश में काफिले का पीछा कर रहे हों। शामी ने थाइस का हाथ थामकर इसे तसल्ली दी कि इसका राज इसके सीने में दफन हो जाएगा और वो हर मुश्किल वक्त में इसकी मदद करेगा। थाइस मुतमईन हो गई। थाइस का काफिला दिन को आराम करता और रात के वक्त सफर करता था, जबकि इसके ताक़ुब में आने वाले हबशी गुलाम और इसके साथी दिन के वक्त भी घोड़े दौड़ाते चले आ रहे थे। चुनाचे एक रोज जबकि काफिला एक नखलिस्तान में पड़ाव डाले हुए था, दूर से राह में कुछ घुड़सवार आते दिखाई दिए। थाइस का दिल धक से रह गया। इसने शामी को एक तरफ ले जाकर कहा कि शायद स्याह फाम सुदागर की सिपाही इसे गिरफ्तार करने आन पहुंचे हैं। शामी ने दूर घोड़ों को सवार आते देखा। थाइस मर्दाना लिबास में थी। शामी से नखलिस्तान के एक जानिब दरख्तों के पीछे ले गया। यहाँ एक जगह मट्टी और रेत के बड़े बड़े तोदों में एक खो थी। शामी ने थाइस को इस खो में छुपाकर आगे खुश्क झाड़ियां वगैरह डालकर खो का मुंह छुपा दिया और खुद काफिले वालों के पीछे ही आ गया था। इतनी देर में घुड़सवार नखलिस्तान में पहुंच गए। मीरे कारवां ने अपने स्याह फाम सुदागर दोस्त के हबशी गुलाम के खास बॉडीगार्ड को पहचान कर इनसे बारी बारी मुसाफा किया। जब इसे पता चला कि ये लोग सुदागर की चहीती कुनीज की तलाश में वहाँ आए तो कहने लगा, मेरे दोस्त की कुनीज अगर मेरे काफिले में मौजूद है तो तुम इसे ले जा सकते हो। तलाशी का काम शुरू हो गया। हबशी गुलाम और इसके साथियों ने एक एक मुसाफिर मर्द औरत को घूर घूर कर देखा। सामान के बड़े बड़े बोरों और गठरों को खुलवाकर इनकी तलाशी ली, मगर कुनीज थाइस वहाँ नहीं थी। मेरे कारवानी ने कहा कि कुनीज बालबत में ही किसी जगह छुपी बैठी हो, क्योंकि अगर मेरे काफिले में होती तो वो कहीं नहीं जा सकती थी। हबशी गुलाम और गार्ड नाउमीद होकर वापस चले गए। शामी ने इत्मीनान का सांस लिया और फौरन खो के पास जाकर थाइस को ये खुशखबरी सुनाई, मगर इसे अभी भी छुपे रहने की हिदायत की। शाम को जब काफिला एक बार फिर कूच की तैयारी करने लगा तो शामी ने थाइस को खो में से निकाल लिया। सरे शाम काफिला दमिश्क की तरफ कूच कर गया। थाइस अभी तक मर्दाना लिबास में सफर कर रही थी और शामी ने इसे भरपूर तहफ्फुज़ दे रखा था। रात के वक्त थाइस देख न सकी थी, लेकिन एक पुरस्कार और नया आदमी काफिले में शामिल हो गया था। ये स्याह फाम सुदागर का खास जासूस था, जिसे गार्ड के सिपाहियों ने काफिले में कुनीज थाइस की टोह लगाने के लिए साथ कर दिया था। दिन निकला तो थाइस ने इस आदमी को पहचान लिया था। थाइस ने इसे स्याह फाम सुदागर के महल में सिर्फ एक बार मालिक के कमरा खास की तरफ जाते देखा था। वो घबराकर शामी के पास आ गई और इसे सूरत हाल से आगाह किया। शामी ने भी चलते फिरते इस पुरस्कार जासूस को देखा और कहा, यह बिल्कुल नया मुसाफिर है, पहले हमारे काफिले में शामिल नहीं था। ये सब कुछ जरूर मेरे कारवां की मिली भगत से हुआ है, जो स्याह फाम सुदागर का दोस्त है। लेकिन तू फिक्र न करो, हम इससे होशियार रहेंगे। अभी दमिश्क बहुत दूर था, जो थाइस का वतन था, और जहाँ पहुँचने के बाद इसे कोई कुछ नहीं कह सकता था। काफिला सफर करता रहा। आधा सफर तय हुआ तो काफिला सोसा नाम के एक बारोनक शहर की कारवां सराय में उतर गया। शामी और थाइस शहर की सैर को निकल गए। शहर में मिस्री, बाबली, शूरी और द्रावड़ी कौम के लोग खरीद फरोख्त में मसरूफ थे। शामी और थाइस एक नुंड के पास बिछे हुए कालीन पर बैठकर खाना खा रहे थे कि एकदम से थाइस का रंग उड़ गया।
इसने दबी जुबान में शामी को बताया कि पुरस्कार जासूस इनकी तरफ आ रहा है। शामी ने गर्दन खुजाने के बहाने पीछे की जानिब देखा। पुरस्कार आदमी कुछ फासले पर बैठ गया और खादिम से खाना लाने को कहा था। इसने जल्दी 2-4 निवाले लिए और शामी को लेकर वहां से चल दी। शामी, इस शख्स से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है? इसने जरूर मुझे पहचान लिया है और अब ये मुझे अगवा करने की कोशिश करेगा। मेरे कारवां से कहकर मुझे गिरफ्तार कर लेगा। शामी बोला, अगर ये ऐसा कर सकता तो अब तक कर चुका होता। मेरे कारवां दूसरे मुसाफिरों के होते हुए धांधली नहीं कर सकता। इसी तरह से काफिले की बदनामी होगी। मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें अगवा करने की जरूर कोशिश करेगा, लेकिन हम मोहतात रहेंगे। तुम बिल्कुल न घबराओ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता। था इसको हौसला जरूर हुआ, मगर अंदर से बेहद घबरा रही थी। इसे आतून का ख्याल आ रहा था, जिसकी गैर मामूली ताकत के सामने बड़ी बड़ी ताकतवर दुश्मन भी नहीं ठहर सकता था। कारवां सिराय की तरफ जाने के बजाय शामी था इसको लेकर शहर के पुराने कब्रिस्तान में आ गया। यहाँ कदीम बादशाहों और शाही खानदानों के अफराद की कब्रें बनी थी, जिनके कुतुबों और चबूतरों पर बड़ी बड़ी आला नक्शकारी की गई थी। था इसने कई बार मुड़कर देखा, पुरस्कार जासूस बराबर इसका पीछा कर रहा था इसको एक नई परेशानी लग गई। इसने शामी को वापस कारवां सराय की तरफ चलने को कहा। कारवां सराय में आकर था इसने अपने आप को कोठरी में बंद कर लिया। शामी ने बाहर निकल के दूर देखा। वो पुरस्कार जासूस वहाँ नहीं था, वो इधर उधर हो गया था। रात को था इस कालीन पर लेट गई। शामी इसके सामने दीवार के पीछे कालीन पर लेटा था। अचानक था इस डर कर बोली, शामी भाई, मैंने बाहर किसी की कदमों की चाप सुनी है। शामी उठकर जल्दी से कोठरी की खिड़की खोल दी। बाहर देखा, हजारों बरस पहले के आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। शामी ने खिड़की बंद कर दी। था इसे कहकर तसल्ली दी कि बाहर कोई नहीं है, ये महज इसका वहम है। मगर था इस हौसला हार बैठी थी। इसके दिल को यकीन हो गया था कि अभी इसका वतन दमिश्क काफी दूर है और अगर वो इस काफिले के साथ सफर करती रही तो पुरस्कार जासूस इसे जरूर हलाक कर देगा। इसे शामी के करीबों की इल्तिजा की, मेरे दोस्त, अगर तुम्हें मुझसे जरा भी हमदर्दी है तो मुझे आज रात यहाँ से निकाल कर ले चलो। शामी ने ताज्जुब से थाइस को देखा और बोला, हम अकेले इस लकुदक सहरा में कैसे सफर करेंगे, कहाँ जाएंगे? थाइस ने कहा, मुझे इतना मालूम है कि इस शहर में सोसा से मशरिक की जानिब सहरा में एक आसान रास्ता संगलाक पहाड़ियों में दमिश्क की तरफ जाता है। हम इस रास्ते पर सफर करते हुए एक रात और एक दिन में दमिश्क पहुंच जाएंगे। शामी इन खतरनाक सहराओं में अकेला सफर करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, मगर थाइस ने इसे मजबूर कर दिया। वो कोठी से बाहर निकलकर कारवां सराय के शहर में आ गया। ये इनके घोड़े बंधे हुए थे। इसने घोड़ों पर पानी की छागलें, थोड़ा बहुत खाने का सामान लादा और फिर चुपके चुपके थाइस के साथ अंधेरे में कारवां सराय से निकलकर घोड़ों पर सवार हुए और सुनसान रात में सोसा शहर की तरफ रवाना हो गए। सितारों से रहनुमाई हासिल करते हुए दोनों मुसाफिर रात भर संगलाख वादियों में सफर करते रहे। सुबह को वो एक ऐसे सहरा में पहुंचे जहां कदम कदम पर गहरे खड्ड थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने दोबारा अपना खतरनाक सफर शुरू कर दिया। शामी को हरदम यह खतरा लाहिक था कि कहीं वो रास्ता भटक न जाए, मगर था इसका अंदाजा गलत नहीं था। शाम हो रही थी कि इन्हें दूर दमिश्क शहर की फसील की रोशनी नजर आने लगी। था इसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ना था। इसने अपने वतन की रोशनियों को पहचान लिया था। आखिर वो दमिश्क पहुंच गए। था इस शामी को अपने माँ बाप की हवेली में ले गई। इसकी वालिदा फौत हो चुकी थी। बूढ़ा बाप अपनी बेटी को जिंदा देखकर खुशी से निहाल हो गया। शामी ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसने थाइस को बाहिफाजत इसके घर पहुंचा दिया। कुछ रोज थाइस के यहाँ काम करने के बाद शामी यहाँ से अपने कारोबार के सिलसिले में बगदाद की तरफ रवाना हो गया। थाइस ने अपने घर पहुंचकर अपनी पुरस्कून और मसरूफ जिंदगी शुरू कर दी थी। मामूल के मुताबिक वो सुबह चश्मे पर जाकर पानी भर कर लाती, बकरियों का दूध धोती और इन्हें चराने के लिए दोपहर को चरागाह की तरफ निकल जाती। इसका ख्याल था कि अब वो महफूज है और पुरस्कार जासूस से हमेशा के लिए निजात हासिल कर चुकी है, मगर ऐसा नहीं था। स्याफाम सुदागर का पुरस्कार जासूस इसका पीछा करता दमिश्क में पहुंच चुका था और इसने थाइस के घर को भी देख लिया था। दमिश्क में इसने एक तबीब से मुलाकात की और इसे सोने के सिक्के देकर बेहोश करने वाला महमूल खरीद कर बोतल में भर लिया। इसने एक बरकरफ्तार सांडनी भी खरीद ली थी। मंसूबे के मुताबिक वो एक रोज दोपहर के बाद चरागाह में छुपकर बैठ गया। मामूल के मुताबिक थाइस बकरियों का रेवड़ लेकर चरागाह में आ गई। बकरियों को चरने के लिए खुला छोड़कर थाइस खुद एक चश्मे के पास बैठकर आतून के बारे में सोचने लगी कि इसका दोस्त आतून इस वक्त कहाँ होगा। इतने में इसे अपने अकब्बे किसी के पाँव की आहट सुनाई दी। इसने पलट कर देखा ही था कि पुरस्कार जासूस ने वहीं दबोच कर जमीन पर गिरा लिया और महलूल में भीगा रुमाल इसकी नाक के साथ चिपका दिया था। इसने पूरी ताकत से अपने हाथ पांव चलाए, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेहोश हो चुकी थी। पुरस्कार जासूस ने थाइस को उठाकर सांडनी के कजावे में डाला, खुद भी सांडनी पर सवार हुआ और इसकी बाग ढीली छोड़ दी। सांडनी तेज रफ्तारी के साथ दमिश्क शहर के जुनूब की तरफ रवाना हो गई। पुरस्कार जासूस ने बर्क रफ्तारी से सांडनी पर महीनों का सफर दिनों में तय करता नीमजान थाइस को लेकर बालबक अपने स्याफाम सुदागर की हवेली में पहुंच गया। स्याफाम सुदागर ने थाइस के पाँव में जंजीर डालकर हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। एक कुनीज इसे रोजाना सुबह शाम आकर खाना दे जाती थी।
इसकी जुबानी थाइस को मालूम हो कि जालिम स्याफाम सौदागर ने शिफाला को हलाक करवा दिया था। थाइस को इस नेकदिल खातून की मौत का बहुत सदमा हुआ। वो खुद अपने सदमे से निढाल थी। चंद रोज की कैद तन्हाई के बाद स्याफाम सौदागर ने थाइस को तहखाने से निकालकर इसे शानदार पोशाक लाकर दी और कुनीज़े थाइस को दुल्हन बनाने लगी। थाइस को यकीन हो गया था कि वो इस जालिम शख्स के चुंगल से अब नहीं बच सकती। चुनांचे इसने अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया। इसी रोज स्याफाम सौदागर से इसकी शादी हो गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।